नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हमारे द्वारा आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे नोट करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास हेडिंग डालेंगे और 1707 से 1947 तक का इसका समय होगा। नोट करेंगे बच्चों, 1707 से 1947। आधुनिक भारत के इतिहास में हमको कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग डालने होंगे। पहले हम सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे, यानी कि जो सिलेबस होगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का उसको नोट करेंगे। और उसके बाद हम एक एक करके हेडिंग को पढ़ते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, उस टॉपिक को जब हम खत्म कर दिया करेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है @सुनील सर _GS वर्ल्ड। यहाँ से आप क्विज लगाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के इंपोर्टेंट क्विज इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट है हिस्ट्री सब खत्म हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम हेडिंग देखें बच्चों। पहला हेडिंग, मुगल काल का पतन तथा स्वतंत्र राज्यों का उदय। मुगल काल का पतन तथा स्वतंत्र राज्यों का उदय। अगला हेडिंग आएगा, यूरोपियन वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपियन वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन का इसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगल कंपनी, ये सब पढ़ेंगे। अगला हेडिंग, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, इसके कारण पढ़ेंगे और इसका परिणाम पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण। आधुनिक भारत में पुनर्जागरण धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। आधुनिक भारत में शिक्षा और संविधान का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा तथा संविधान का विकास। अगला हेडिंग, राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी की प्राप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन तथा आजादी की प्राप्ति। राष्ट्रीय आंदोलन तथा आजादी की प्राप्ति, ये हेडिंग जो चलेगा बेटा 1885 से, यानी कांग्रेस की स्थापना से आजादी तक का इतिहास होगा। इस हेडिंग को हम 3 हेडिंग में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। नंबर 1, कांग्रेस का उदारवादी चरण। कांग्रेस का
उदारवादी चरण, कांग्रेस का उदारवादी चरण जो होगा वो 1885 से 1905 तक के समय के बीच होगा। दूसरा होगा बेटा कांग्रेस का उग्रवादी चरण, इसको हम पढ़ेंगे 1905 से 1915 तक के इतिहास में। तीसरा हेडिंग होगा कांग्रेस का गांधीवादी चरण, गांधीवादी चरण ये जो होगा 1915 से 1947 तक होगा। तो इस हेडिंग को हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना होगा। ओके, चलिए बच्चों यहाँ तक हम हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। बच्चों जल्दी जल्दी आ जाइए आप, ठीक है ना। जो भी बच्चे हैं क्लास अटेंड कर लीजिए। कुछ बच्चों को मैंने एंट्री दे दी है। अमन वर्मा आइए भाई। हेलो, अमन वर्मा आवाज पहुंच रही है बेटे? हेलो, हेलो। हेलो जी सर। सर कितना हो गया अभी? हुआ कुछ नहीं अभी बेटा, हेडिंग डलवाए थे। जी सर। नोट किए थे हेडिंग? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेते। सर शॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? जी सर। देखिए पहला हेडिंग था बेटा मुगल काल का पतन तथा स्वतंत्र राज्यों का पतन। स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा इसमें, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। देखिए आधुनिक भारत को सबसे पहले हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। साथ साथ में बनाते चलना, क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी तो पूरा चार्ट डिलीट हो जाता है। आधुनिक भारत का जो इतिहास रहेगा बेटा, आप देखिए 1707 से शुरू हो जाएगा और कब तक रहेगा? 1947 तक रहेगा। 1947 तक रहेगा। अब देखिए हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था, वो कब आया था बेटा आपको पता है? 1600 में आया था, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा कब तक रहा था भारत में? बोलो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा कब तक रही थी भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब तक रूल किए थे? 1857 तक, यानी कि 1600 से लेकर 1857 तक
किसका शासन रहा भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ठीक है ना भाई? और अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 1600 से लेकर 1857 के बीच देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ, क्या क्या देखा भारत में। हम अगर बात करें तो आप देखिए सबसे पहले एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। कौन सा हुआ था बच्चों? देखो 1600 से लेकर बेटा 1757 तक, 16 से 1757 तक जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक चरण था। लेकिन 1757 से लेकर 1857 तक का जो समय होगा, ठीक है ना, आप देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, सत्रह सौ सत्तावन, यानी कि 1600 से लेकर 1757 तक का जो समय होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा बोलो? व्यापारिक चरण, यानी केवल केवल व्यापार करना ही उसका उद्देश्य है। लेकिन हम अगर बात करें 1757 से लेकर 1757 से लेकर 1857 का जो समय होगा, 1757 से 1857 का जो समय होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा समय होगा बताओ बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा राजनीतिक चरण। ओके, यानी कि यहां से यहां तक का जो समय है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन सा है बच्चों? व्यापारिक चरण। ठीक है ना? ये वाला फेज जो होगा वो इसका व्यापारिक चरण होगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और बेटा ये वाला जो फेज होगा इसका, ये वाला, ये जो होगा इसका राजनीतिक चरण होगा। तो जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक चरण का व्यापार के पर्पज से भारत में काम करेगी तब तक उसका कोई ये नहीं होगा। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में आया कि हमको राजनीति भी करनी है भारत में, तो फिर वहीं पर क्या होगा? संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इससे भारत में जब राजनीति का कदम रखा तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संघर्ष हुआ था वो किससे हुआ था? फ्रांसीसियों से हुआ था। किससे हुआ था बेटा? फ्रांसीसियों से इनका युद्ध हुआ। फ्रांसीसियों से जो युद्ध हुए इनके, तो सबसे पहले कौन से युद्ध हुए थे बच्चे बताओ? कर्नाटक युद्ध। और बेटा कर्नाटक युद्ध जो चले थे वो कितने साल चले थे? बोलो बच्चों, कर्नाटक युद्ध कितने साल चले थे? कर्नाटक युद्ध 1743 से शुरू हुए थे और 1763 तक चले थे। कितने साल होंगे? 20 साल। इसलिए कर्नाटक युद्ध को 20 वर्षीय युद्ध भी कह देते हैं, 20 ईयर बैटल। और बच्चों आप देखिए कि कर्नाटक युद्ध जो हुए थे वो किस किस के बीच हुए थे? कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुए थे? तो यहाँ पे हम समझेंगे बच्चों, कर्नाटक युद्ध जो हुए थे वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए। किसके बीच हुए हैं बेटा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। यानी कि एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ कौन है बच्चों? फ्रांसीसी। इस युद्ध में क्या होता है बच्चों? इस युद्ध में क्या रिजल्ट मिलता है देखने को बताओ बेटा? इस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं और फ्रांसीसी हारते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसके बाद एक युद्ध और होता है, उसके बाद एक युद्ध और होता है। कर्नाटक के बाद जो युद्ध हुए थे वो प्लासी के युद्ध हुए थे। कौन से युद्ध हुए थे? प्लासी के युद्ध। और प्लासी के युद्ध जो हुए थे बेटा वो कब हुए थे? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, और आप देखिए बच्चों कि प्लासी का युद्ध जो हो रहा है वो किस किस के बीच हो रहा है? बताओ बेटा, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बोलो बेटा, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? यानी कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो भारत और अंग्रेजों के बीच हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं प्लासी के युद्ध में एक तरफ बंगाल नवाब है। कौन है बेटा? बंगाल नवाब। बंगाल
नवाब, और दूसरी तरफ कौन है बेटा, अंग्रेज। दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। इस युद्ध में बंगाल नवाब कौन थे, बोलो, सिराजुद्दौला थे, और उनका सेनापति कौन था, बोलो बच्चों, मीर जाफर। सेनापति कौन था, मीर जाफर था। और आप देखिए प्लासी के युद्ध में मीर जाफर, जो कि बंगाल नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल नवाब कौन है बेटा, बंगाल के नवाब कौन है, बोलो, सिराजुद्दौला। ओके, और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला है, ठीक है। उनका सेनापति कौन है, सेनापति कौन है, मीर जाफर। और ये जो मीर जाफर इनका सेनापति है, कौन है बेटा, ये सेनापति। ये मीर जाफर क्या हुआ, अंग्रेजों से जा मिला, और अंग्रेजों ने इसको लालच दे दिया बंगाल का नवाब बनाने का। और क्या हुआ, हम यानी कि भारतीय बगैर लड़े इस युद्ध को हार गए। और अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद मीर जाफर को क्या बना दिया था बेटा, इसको बंगाल का नवाब बना दिया था। और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बेटा रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर बना। अंग्रेजों की तरफ से कौन था बेटा, रॉबर्ट क्लाइव था, जो बंगाल का पहला गवर्नर बना। तो कह सकते हैं कि इस युद्ध में भी बेटा क्या हुआ था, बोलो, ठीक है, भारतीयों की हार हुई और अंग्रेज जीत गए, ठीक है ना। अगला युद्ध देखिए बच्चों कौन सा हुआ, देखिए इसके बाद फिर एक युद्ध होगा बेटा, बेदारा का युद्ध। कौन सा हुआ बच्चों, बेदारा का युद्ध। ओके, तो बेदारा युद्ध किस किस के बीच में देखते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, बेदारा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1759 में हुआ था, 1759। और 1759 में हुए इस बेदारा के युद्ध की अगर हम बात करें, तो युद्ध अंग्रेजों के बीच हुआ था, युद्ध अंग्रेजों के बीच हुआ था, और दूसरी तरफ से कौन थे, डच थे। ओके, कौन थे बेटा, डच थे। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, एक तरफ कौन है, बोलो बच्चों, अंग्रेज है, और एक तरफ कौन है, डच है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, डच परास्त हुए, और समाप्त हो गए डच भारत से, डच भारत से समाप्त हो गए। कंटिन्यू आगे बनाए चलेंगे इस ग्राफ को, ठीक है। तो इधर से लिख लेंगे हम, उसी के आगे मतलब इधर से लिख लेंगे बच्चों। तो अब आप देखिए अगला युद्ध जो होगा वो कौन सा होगा, बेदारा के बाद बांडी भाषा की लड़ाई। कौन सा युद्ध हुआ बच्चों, बांडी भाषा का युद्ध, ठीक है। देखते हैं बांडी भाषा का युद्ध। बांडी भाष युद्ध, और पांडी भाष का युद्ध जो हुआ था बेटा कब हुआ था, 1760 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1760 में हुआ था। पांडी भाष का युद्ध हुआ किस किस के बीच था, अभी हम देखते थे किस किस के बीच में था। आप देखिए बांडी भाष की जो लड़ाई हुई थी, एक तरफ तो अंग्रेज है और दूसरी तरफ फ्रांसीसी है। एक तरफ कौन है बच्चों, अंग्रेज है, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी है। अमन कल का पीडीएफ मिल गया था आपको, जी सर। तो इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। आप देखिए अंग्रेज कहीं हार नहीं रहे, यानी कि भारत में शासन अंग्रेज ही करेंगे, ये तय होता जा रहा है हर युद्ध से, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, इसके बाद एक युद्ध और होता है पांडी भाषा के बाद। ये सारे बैटल याद रखना कि कौन सा बैटल में किस किस के बीच लड़ाई होती है, ओके। एक युद्ध होता है बेटा पानीपत का युद्ध। अब पानीपत का कौन सा युद्ध होगा बच्चों, बताओ जरा। दो तो आप पढ़ चुके हैं, तीसरा होगा ना, बोलो, पानीपत का जी सर। तीसरा युद्ध। अब बेटा ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, बोलो, 1700, बोलो बच्चों, 61 में, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था बच्चों, बताओ जरा। पानीपत का तीसरा युद्ध, एक तरफ तो मराठा है, एक तरफ कौन है बेटा, मराठा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि एक तरफ हो जाएंगे मराठा, दूसरी तरफ कौन हो जाएंगे, ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली, ईरानी शासक अहमद शाह
अफगानी, अहमद शाह अफगानी। आप देखिए बच्चों, इस युद्ध में क्या मिलेगा देखने को बेटा, इस युद्ध में क्या मिलेगा देखने को कि मराठाओं की बुरी तरह पराजय होगी और ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा। ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा। तो मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत चुका है। फिर एक युद्ध होगा, इसके बाद क्रम से लिखते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें। लास्ट युद्ध ये कौन सा होगा बेटा, नाम सुना होगा आपने, बैटल ऑफ बक्सर। बोलो बच्चों, बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में होता है। अभी बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है, बोलो बेटा, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच होता है बेटा। अब देखिए बक्सर का युद्ध जो हो रहा है, बक्सर का युद्ध जो हो रहा है, ठीक है, एक तरफ तो अंग्रेज हैं, एक तरफ कौन है, कैप्टन मोनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना है, एक तरफ तो अंग्रेज हैं, और एक तरफ कौन कौन है, एक तरफ कौन कौन है। आप देखो बेटा, इधर देखो ऊपर जहां लिखा ना प्लासी युद्ध, इधर देखो, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया और अंग्रेजों ने इसको बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। मीर जाफर के बाद बेटा मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, और जैसे मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, उसने क्या किया था बच्चों, 1763 में बंगाल में एक पटना में एक अंग्रेजी कारखाना गिरा दिया, ध्वस्त करा दिया, जिससे अंग्रेज इससे मीर कासिम से बहुत ही नाखुश हुए। और क्या किया अंग्रेजों ने, मीर कासिम को गद्दी से उठाकर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम को ललकारा युद्ध के लिए। तो मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास आया। शुजाउद्दौला ने बिल्कुल कहा, बोले ठीक है हम अंग्रेजों से लड़ोगे। तो यानी कि अब देखो, मीर कासिम बंगाल का नवाब है और अवध का नवाब शुजाउद्दौला दोनों मिल चुके हैं। शुजाउद्दौला ने यहीं पर मीर कासिम से कहा था, अगर हम दिल्ली के मुगल बादशाह को भी राजी कर लें इस युद्ध में अपनी तरफ से लड़ने के लिए तो और अच्छा होगा। तो मीर कासिम क्या कहता है, कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है, ठीक है ना। और वो जो है दिल्ली का मुगल बादशाह था उस समय, शाह आलम सेकंड था, उसको युद्ध में शामिल होने के लिए बोलता है। तो शाह आलम सेकंड भी कह देता है हाँ ठीक है हम लड़ेंगे हम। तो अब देखिए आप, एक तरफ तो अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ भारत की तीन तीन महाशक्तियां लड़ रही हैं अंग्रेजों से, और तीनों हार जाएंगी ये शक्तियां, और इसके बाद अंग्रेजों से लड़ने वाला भारत में कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना, और अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो तीन तीन लोग लड़े थे इसमें, कौन थे बोलो बच्चों। एक तो हो जाएगा बंगाल नवाब बेटा, कौन हो जाएगा, बंगाल नवाब, ठीक है ना। एक हो जाएगा अवध का नवाब, अवध नवाब, ठीक है ना, अवध का नवाब। और एक हो जाएगा मुगल बादशाह, कौन हो जाएगा, मुगल बादशाह। अब देखिए तीन तीन लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। हम बात करें इस युद्ध में भी क्या परिणाम मिलेगा देखने को बेटा, इस युद्ध में क्या परिणाम मिलेगा। तीनों एक साथ है, यानी कि इस युद्ध में भी क्या होगा बच्चों, अंग्रेज जीत जाएंगे और भारतीय हार जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए बेटा कि अगर हम बात करें इस युद्ध में बंगाल नवाब कौन था, बोलो, मीर कासिम। कौन है बेटा, मीर कासिम। इस युद्ध में अवध का नवाब कौन है, बोलो, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन है बच्चों, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ठीक है ना। आप देखो बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। नाम में कंफ्यूजन मत होना बच्चों, अच्छे से एक बार देखो, बंगाल का नवाब बेटा कौन है, ऊपर देखो सिराजुद्दौला, ओके। और अवध का नवाब कौन है बच्चों, शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन है, शुजाउद्दौला। इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बंगाल का नवाब कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला। अवध का नवाब कौन है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला बंगाल नवाब और शुजाउद्दौला अवध का नवाब, ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला मारे जाते हैं, मीर कासिम भाग जाता है और शाह आलम को पकड़ लिया जाता है। और शाह आलम को पकड़ने के बाद, शाह आलम को बेटा पकड़ने के बाद कहाँ रखा जाता है,
बोलो। शाह आलम को पकड़ने के बाद कहाँ रखा जाता है? इलाहाबाद लाया जाता है। और एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि। तो अंग्रेजों के साथ में क्या होती है बेटा? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। कब होती है इलाहाबाद की संधि? 1764 में, सॉरी 65 में, मतलब अगले साल 1765 में। और इस संधि में क्या होता है? शाह आलम से कहा जाता है अब तुम दिल्ली के मुगल बादशाह नहीं बनोगे, पेंशन ले लो। क्या ले लो बेटा? पेंशन। ओके, तो शाह आलम सेकंड को क्या दे दी? पेंशन, यानी कि रिटायर कर दिया इसको बादशाह की गद्दी से अंग्रेजों ने। और अब क्या कर रहे हैं अंग्रेज? अपनी मर्जी से मुगल बादशाह बना रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजों का फर्स्ट पेंशनर एम्परर कौन था? अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी बादशाह कौन था? तो बेटा आंसर में क्या लगाओगे? बोलो। शाह आलम सेकंड, ठीक है ना। और इसके बाद अकबर सेकंड को अंग्रेजों ने बादशाह बना दिया। तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर सेकंड। और अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? यस सर। चार्ट नोट किया बेटा? जी सर। वेरी गुड। यहाँ तक आती है बेटा।